हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों साइंस के सीखने का सिलसिला जारी था और इसी दौरान हम लोगों ने ऐसी बहुत सी क्लासें पहले की हैं। बहुत ही खूबसूरत से सवालों को मैंने आपको उन क्लासों में समझाया है। यदि रोज रात 8 बजे मेरे साथ क्लास में जुड़ते होंगे तो ऐसा आप लोगों को पता है। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़ के इसी प्रकार से राजस्थान पुलिस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें सामान्य विज्ञान सिलेबस में जुड़ा हुआ है उसके लिए रोज रात 8 बजे मेरे साथ यहाँ क्लास में जुड़ते होंगे। तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने पूरा किया है। आज भी इसी प्रकार मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के यहाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो के आप एंड तक बने रहिएगा जिससे कि उन तमाम जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेके आया हूं आज वो सभी क्वेश्चंस आप लोग समझ जाएं। जैसा कि यहां से आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 171 नंबर के क्वेश्चन को यहां से पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम इसी प्रकार बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उन क्वेश्चनों को हमने यहां से डिस्कस किया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। वहां से जितनी भी क्लासें हमने पहले पूरी की हैं उन सभी क्लासों को आप क्रम से देख सकते हैं। और आज जैसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका सही आंसर यहां से क्या रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों यहां क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि वैज्ञानिक जिसे भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। यह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। सही विकल्प का चुनाव करते तो बी हमारा यहां से सही जवाब होता। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन के आविष्कार के बारे में पूछा गया है। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये एसएससी के पेपर में भी पूछा गया सवाल है और यहां आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के पेपर में भी पूछा गया है। आगामी एग्जाम में भी आप लोगों को कहीं भी पूछा जा सकता है। तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। मार्कोनी की बात रही तो मार्कोनी रेडियो तरंगों की खोज की थी। किन तरंगों की खोज की थी? रेडियो तरंगों की खोज करने वाला वैज्ञानिक तो कौन था? मार्कोनी था। अब बात रही किसकी? बेयर्ड की। तो बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले टेलीविजन का आविष्कार किया था। बी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। इसी के साथ ध्यान में रखना दोस्तों कि आप किसी भी वैज्ञानिक को ध्यान में रखते हो ना तो उसका सिर्फ लास्ट वाला हिस्सा ही ध्यान में रखें। जैसे जे का आपको नहीं भी पता था ना, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप लोगों को बेयर्ड यहां मालूम होना चाहिए था। बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले टेलीविजन की खोज की थी। बी विकल्प में ऐसा कुछ लिखा गया था तो हमारा सही आंसर होता बी, यहां से सही आंसर होता। इसी क्रम में दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं और एक बहुत सा आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका सही जवाब यहां से क्या रहने वाला है। जैसे क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया है कि इनमें उच्चतम विद्युत सुचालक कौन सा है। दिए गए जो 4 विकल्प थे इन विकल्पों में चुनाव करना था कि किसमें विद्युत धारा का वहन नहीं होता है। विद्युत धारा का वहन होता है सुचालक, चालक। जिसमें धारा का चालन होता है उसे सुचालक कहते हैं और जिसमें धारा नहीं बहती है उसे कुचालक कहते हैं। तो दोस्तों देखो, पहले तो देखो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही संभव होती है विद्युत धारा। किसी भी वस्तु में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो विद्युत का क्या करेगी? चालन करेगी। जीडी के पेपर में पूछा गया सवाल है कि विद्युत धारा किसके द्वारा संभव होती है। तो ध्यान में रखना, विद्युत धारा दोस्तों किसके द्वारा संभव होती है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संभव होती है। यदि किसी भी वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट है उसमें तो विद्युत धारा का चालन करेगी, अन्यथा वो विद्युत धारा की क्या होती है? कुचालक होती हैं। जैसे गीले कपड़े की बात करें तो गीला कपड़ा विद्युत का क्या होता है दोस्तों? चालन होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? चालक होता है। या चालक को ही यहां से लिखा जाएगा क्या? सुचालक। क्या लिखा जाएगा? सुचालक। तो ऐसा ही तो हमें क्वेश्चंस में पूछा गया है। ए विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। बांस की लकड़ी विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। रबड़ का दस्ताना यह भी विद्युत का कुचालक होता है। हॉकी का स्टिक यह भी विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। या सुचालक के बारे में बताना था तो बताइएगा, सही विकल्प
यहां से हमारा होता कौन सा, गीला कपड़ा वाला, यानी कि ए विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। और आगामी एग्जाम में कुछ ऐसा पूछा जाए ना कि विद्युत धारा किसके द्वारा संभव होती है, तो बताइएगा विद्युत धारा किसके द्वारा संभव होती है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संभव होती है। किसी भी वस्तु में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो विद्युत धारा की चालक होगी, अन्यथा विद्युत धारा की क्या होगी, कुचालक होगी। इसी क्रम में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, ट्रोकोमा बीमारी का संबंध है, ट्रोकोमा बीमारी का संबंध दिए गए जो 4 विकल्प हैं यानी कि अंग हैं उनसे किससे संबंधित है। क्वेश्चन में हमें दिया गया ट्रोकोमा बीमारी, ट्रोकोमा बीमारी के बारे में बताना था। तो दोस्तों ट्रोकोमा बीमारी ये किसको प्रभावित करती है, हमारी आंखों को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, आंखों को प्रभावित करती है। और ये जो ट्रोकोमा जो बीमारी है, ये ट्रोकोमा बीमारी जीवाणु जनित होती है। कैसी होती है, जीवाणु जनित होती है, जीवाणुओं द्वारा फैलने वाली संक्रामक बीमारी होती है। कैसी होती हैं, संक्रामक, संक्रामक बीमारी। संक्रामक का मतलब यह होता है कि वे आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं। और किसके द्वारा होती है, ये जीवाणु के द्वारा होती हैं। जैसे कि बात करूं मैं किसकी, एड्स रोग की बात करूं ना, तो एड्स वायरस जनित होता है। इसके द्वारा कौन से वायरस के द्वारा, HIV वायरस के द्वारा होता है। उसी अनुसार आप लोगों को पता होगा अब कि ट्रोकोमा जो बीमारी होती है वो किसको प्रभावित करती है, हमारी आंखों को प्रभावित करती है। और ये किसके द्वारा फैलती है, जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं। और यह एक संक्रामक बीमारी होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकती हैं। तो यहां से हमारा बी विकल्प राइट जवाब होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है, अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है। ये तो बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। और यहां से रिलेटिव बातों का भी आप यहां से ध्यान में रखें। जैसे हमारा ये जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल जो होता है, इस दिल में 2 प्रकार के पाइप होते हैं। कितने प्रकार के पाइप होते हैं, पाइप का मतलब है नलिकाएं। कितनी प्रकार की नलिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की नलिकाएं होती हैं, जिसको एक को तो कहते हैं धमनी, एक को कहते हैं सिरा। अब देखो धमनी और सिरा कौन सी होती हैं, धमनी तो होती हैं हमारे हार्ट में लाया जाता है ना ब्लड, वो तो किसके द्वारा लाया जाता है, सिराओं के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, सिराओं के द्वारा लाया जाता है। और हमारे हार्ट के बाहर की तरफ भेजा जाने वाला जो ब्लड जो होता है वो किन नलिकाओं के द्वारा भेजा जाता है, वो भेजा जाता है धमनियों के द्वारा। यानी कि देखो एक तो होता है लाने वाला पाइप और एक होता है ले जाने वाला पाइप। 2 पाइप होते हैं, एक तो होता है लाने वाला पाइप और एक होता है दोस्तों हृदय से ले जाने वाला पाइप। हृदय में लाने वाले जो पाइप होते हैं ना, वो तो दोस्तों होती हैं क्या, सिराएं। और हृदय से रक्त लेकर जाने वाले जो पाइप होते हैं दोस्तों, वो होती हैं कौन, धमनियां होती हैं। कौन होती हैं, धमनियां होती हैं। तो यहां से आप ध्यान में रखें, सिरा जो होती हैं, ये सिरा तो किसे कहते हैं, वे नलिकाएं जिनसे हृदय में रक्त लाया जाता है, हृदय में रक्त लाया जाता है, हृदय में रक्त लाया जाता है। और इसी के अनुरूप आप सीखें कहा, किसको, धमनी को। धमनी को क्या होता है, हृदय से रक्त भेजा जाता है, हृदय से रक्त को भेजा जाता है, भेजा जाता है। इसी के अनुरूप इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि धमनियों में हमेशा कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त ही बहता है। जबकि जो धमनियां जो होती हैं, इन धमनियों में हमेशा कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है किसमें, सिरा में, और शुद्ध रक्त हमेशा बहता है किसमें, धमनी में बहता है। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखें। जैसा कि क्वेश्चन में अब आप बता सकते हैं कि अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है, हृदय में अशुद्ध रक्त पहुंचता है किसके द्वारा, सिराओं के द्वारा पहुंचता है। तो ए विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। इसी अनुरूप हमारा जो हार्ट होता है, इस हार्ट का ऊपरी जो भाग होता है ना, इसको कहते हैं दोस्तों क्या, आलिंद कहते हैं, जिसमें दायां आलिंद और बायां आलिंद शामिल होता है। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं क्या, निलय। क्या कहते हैं, निलय कहा जाता है, जिसमें दायां निलय और बायां निलय आता है।
हृदय के इस वाले भाग में यानी कि दायां अलिंद, इस वाला भाग यानी कि दायां निलय, इनमें तो हमेशा कैसा बहता है? अशुद्ध बहता है। कैसा बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। जबकि हृदय का जो बायां पार्ट होता है जिसमें बायां अलिंद और बायां निलय शामिल होता है, इसमें हमेशा कैसा रक्त रहता है? शुद्ध रक्त रहता है। तो ऐसा भी क्वेश्चंस आप लोगों को डिजाइन करके ऑप्शंस में या परीक्षा में आप लोगों को मिल सकता है कि हृदय के कौन कौन से हिस्से में शुद्ध बहता है और कौन से हिस्से में अशुद्ध बहता है। हृदय का ये वाला हिस्सा होता है दायां, दाएं में हमेशा अशुद्ध बहता है। दाएं भाग में दो चीजें शामिल होती हैं, दायां अलिंद और दायां निलय। बायां हिस्सा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जिसमें बायां अलिंद और बायां निलय शामिल होता है, जिसमें कैसा बहता है? शुद्ध। और यदि नलिकाएं पूछे तो सिराओं में हमेशा कैसा बहता है? अशुद्ध बहता है। और धमनी में हमेशा कैसा बहता है? शुद्ध बहता है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता कौन सा? ए हमारा यहां से सही जवाब होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब क्षारीय प्रकृति के रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा होता है? ये दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जब क्षारीय प्रकृति के रसायन को हल्दी के लेप पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? जैसे कि हम कहीं शादी ब्याह या पार्टी में जाते हैं तो हमारे कपड़ों पर जब सब्जी की बूंद गिर जाती है या सब्जी का कोई धब्बा लग जाता है, जब हम उसको अगले रोज जब उसको हम साबुन से धोते हैं तो हल्दी का जो धब्बा था वो पहले लाल पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हल्दी जो थी जैसे ही साबुन के संपर्क में आ रही थी, साबुन में होता है क्षार, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं कौन? साबुन। तो साबुन में क्षार होता है, जैसे ही हल्दी क्षार के संपर्क में आती है तो वो कैसे होने लग जाती हैं? वो लाल होने लग जाती हैं। सी विकल्प हमारा यहां से राइट जवाब होता। बता ही सकते हैं, और इसकी जुड़ाव की चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आप लोग यहां से समझ ही चुके हैं। चलिए तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए। यानी कि जो संतुलित जो भोजन होता है, इस संतुलित भोजन में लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए? हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो किस में मिलती है? कैलोरी में मिलती है। यानी कि खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की इकाई होती है क्या दोस्तों? कैलोरी होती है। वैसे ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल। और जूल किसकी होती है? और जूल दोस्तों होती है किसकी? कार्य की। यानी कि कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। और कैलोरी जो इकाई होती है वो खाद्य पदार्थों से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उसकी इकाई होती है। संतुलित भोजन उसे माना जाता है जिसमें लगभग 3000 कैलोरी अवेलेबल हो। यानी कि सी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। आगामी एग्जाम में यहां से कुछ छोटी मोटी बातें आप लोगों को पूछी जा सकती हैं कि कार्य की इकाई क्या होती है, या जूल किसकी इकाई होती है? जूल ऊर्जा की भी होती है, कार्य की भी होती है, खाद्य पदार्थों से जो मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उसकी इकाई को मापते हैं दोस्तों हम किसमें? कैलोरी में मापते हैं। तो संतुलित भोजन में लगभग कितनी कैलोरी होनी आवश्यक होती है? लगभग 3000 कैलोरी होनी अति आवश्यक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, प्राकृतिक गैस को द्रव बदलने में, प्राकृतिक जो गैस होती है इसको द्रव में डालने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखिएगा आप लोग कि यहां से इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां से क्या रहने वाला है। प्राकृतिक गैस को जैसे ही द्रव में बदलने के लिए काम करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? उसे दाब देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? दाब देना पड़ता है। बी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में ओलियम कहते हैं। पेट्रोलियम में ओलियम जो है वो किसे कहते हैं? देखिएगा, पेट्रोलियम जो वर्ड है ना, पेट्रोलियम, इस पेट्रोलियम को यदि हम शब्द को दो भागों में डिवाइड करें तो देखो, एक तो बनता है हमारे पास क्या? पेट्रो बनता है। और एक दोस्तों हमारे पास बनता है क्या? ओलियम बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्त? ओलियम बनता है। जिसमें पेट्रो का मतलब तो होता है खनिज। क्या होता है? खनिज होता है। और ओलियम का मतलब होता है क्या? ओलियम का मतलब होता है तेल। क्या होता है? तेल। क्या होता है दोस्तों? तेल होता है। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान। पेट्रोल का मतलब होता है क्या? चट्टान होता है। क्या होता है? चट्टान होता है। तो यहां से हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया है, किस पेट्रोलियम वर्ड में ओलियम किसे कहते हैं? ओलियम कहते हैं दोस्तों किसको? तेल को कहते हैं।
ऐसा आपको कहीं नहीं क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि ओलियम का मतलब होगा क्या, तेल होगा। ये पिछली राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया सवाल है, आगामी पेपर में भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आज की सीरीज में हम यहां से अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका सही जवाब यहां से क्या रहने वाला है। एक आसान सी बात आप लोगों को पूछी गई थी इसी क्वेश्चन में भी, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चनों में यदि आप मेरे साथ कंटिन्यू बने थे तो कुछ इस प्रकार की जुड़ाव की चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो वहां भी आप लोगों ने समझा होगा इस चीज को। और दोस्तों रोजाना रात 8 बजे मेरे साथ आप क्लास में 10 से 15 मिनट यहां से बने रहिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन करके लेके आता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे निरापद दिया सिलाई का मतलब भी क्या होता है, ऐसे पूछा गया है। तो दिया सिलाई का कोई पद नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। दिया सिलाई पर लगे मसाले पर रगड़ने से, ऐसा भी कुछ नहीं है। दिया सिलाई अपने आप जले, कुछ ऐसा भी नहीं है। दिया सिलाई जलाने पर ही जलती है। दिया सिलाई जो होती है वो क्या होती है, जलाने पर ही जलती है। क्या कौन सा विकल्प यहां से सही रहने वाला है उसके बारे में बताना था हमें। तो देखिए दिया सिलाई, देखिए एक तो आप ध्यान में रखिए जो माचिस जो होती है हमारी, इस माचिस पर दोस्तों क्या होता है, दोस्तों जो माचिस जो होती है ना, इस माचिस पर क्या उपयोग करते हैं हम, माचिस पर उपयोग करते हैं फास्फोरस का। किसका उपयोग में लाया जाता है, फास्फोरस को उपयोग में लाते हैं। और जिसमें लाल फास्फोरस होता है, यहां से ध्यान में रखें फास्फोरस जो होता है ना, इस फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पी। और हमारी जो माचिस की जो तिल्लियां आती हैं उस पर किसका, इसी का प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से दोस्तों दिया सिलाई का मतलब आप समझ ही चुके हैं। दिया से यह क्या होती है, दिया सिलाई जो होती है लगे मसाले पर क्या होना, उस माचिस की जो तिल्ली होती है, इस माचिस की तिल्ली को जैसे ही हम रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होता है, ये रगड़ने पर क्या जलन उत्पन्न करती है। तो आप लोग बता सकते हैं ऐसा कि दिया सिलाई जो होती है, दिया सिलाई पर लगे मसाले से रगड़ने से जलती है। क्या, रगड़ने से जलती है। दिया सिलाई पर लगे मसाले पर रगड़ने से जलती हैं। तो यहां से बी विकल्प हमारा यहां से सही आंसर होता कि जो माचिस की जो तिल्ली होती है, इस माचिस की तिल्ली को जैसे ही हम रगड़ते हैं तब वो जलती हैं। और वो जलती किसके कारण है, फास्फोरस के कारण जलती हैं। यहां जो मसाला जो वर्ड है ना, वो उसी के लिए काम में लिया गया है, फास्फोरस के लिए। रगड़ने से जले, इसको पूरा कर लेना। ये बी ऑप्शन अधूरा लिखा गया है यहां से, ऐसा आप लिख ही लोगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां से क्या होता है दोस्तों, बी यहां से सही आंसर होता। इसी के साथ दोस्तों आज इस छोटे से वीडियो में मेरे साथ यहां तक पहुंचे होंगे। आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिजाइन किए थे सभी क्वेश्चंस आप लोग समझ चुके होंगे। सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं सभी सेशंस आपको पीछे वाले भी पसंद आ ही रहे होंगे। और यदि आपका किसी भी प्रकार का सिकवा गिला है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और आगामी दिनों में आप किसकी प्रिपरेशन करने के लिए मेरे साथ यहां से जुड़े रहते हैं उसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों आज मैं मेरे शब्दों को यही विराम देना चाहता हूं और इसके अगले वीडियो में बहुत जल्द ही आप लोगों से मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।